So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about our new chapter that is chemical kinetics. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या रिलेशन है। आप याद रखना रेट का मतलब ही क्या होता है। देखो अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हो तो रेट का मतलब सीधा सीधा यही है कि रेट इज़ नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया? अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं। अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है ना, अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है। अगर आपको कभी कोई इक्वेशन दिया जाए जैसे a प्लस बी गिव्स ए बी, तो अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो कैसा होगा। तो रेट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a टू द पावर x, जो कि a जो है ना वो कंसंट्रेशन है a का जो आपने रिएक्टेंट में लिखा था, और b का कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ वाई। समझ में आया? अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है और फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा ऑर्डर के बारे में पूछा। अगर कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के की वैल्यू निकालनी है, के की यूनिट बतानी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो आप क्या क्या करोगे। आपको के पता करना है कि के की क्या यूनिट है। कभी कभार क्वेश्चन में आ जाता है कि हाउ टू फाइंड द यूनिट ऑफ के इफ़ दिस रिएक्शन इज शोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अगर कोई रिएक्शन है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिखा रहा है तो आपको के की वैल्यू के की यूनिट क्या होगी, उस चीज़ को कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन और एस का पावर -1। याद रखना कंसंट्रेशन को आप मोल पर लीटर भी लिखते हो। समझ में आया? और एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा इसमें उसको पुट कर देना और इजीली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ही बारे में बात करेंगे अब, ठीक है ना, जो भी बात करेंगे। तो अब सबसे पहले ये समझ लो, देखो एक्स और वाई को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको नहीं पता तो बता देती हूँ, ठीक है ना। देखो ये सब चीज़ बहुत बेसिक है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरा उन वीडियोज़ को देखो जिसमें मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस पढ़ाया है चीज़ों को, फिर आप यहाँ पे आओ, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रही हूँ आपको। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी होता है, इंटीजर भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। देखो इसका मतलब क्या है कि आप जो ऑर्डर लिख रहे हो यहाँ पे 0 1 2 3 4, इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जीरो में भी लिख सकते हो, इंटीजर में भी लिख सकते हो, जीरो प्लस माइनस में भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो है ना ये किसके इक्वल हो सकता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में ना ये मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होता है। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब कितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। मतलब कि सिंगल स्टेप रिएक्शन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे पता चलेगा। ए और बी सपोज रिएक्ट करके बी सी बना रहे हैं, और अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ए का ऑर्डर हो जाएगा 1, बी का ऑर्डर हो जाएगा 2, और मतलब पावर हो जाएगा 1, और इस बी का पावर हो जाएगा 1, और इन दोनों को ऐड करोगे आप 1 + 1 दैट इज 2। तो इस तरह से x + y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपको के का पता लग गया था, अभी हमने वो फॉर्मूला देखा। अब आपको अगर आपको के दिया जाए और फिर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट पावर ऑफ एल माइनस पावर ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब पावर ऑफ एल क्या है, पावर ऑफ लीटर है, ठीक है ना। अब जो पावर ऑफ लीटर आपको दी हुई है जैसे कि मोल पर लीटर पर सेकेंड, इसमें जो एल का जो पावर है ना दोस्त, इसका आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है किसके पावर से, टाइम के पावर से, जो कि सेकंड का पावर है, ठीक है ना। तो -1 को -1 के साथ माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर एल की वैल्यू मेंशन नहीं है, कभी कभार ना क्वेश्चन में एल नहीं दिया जाता, तो आपको क्या करना है, आपको जो मोल दिया जाता है ना उसका माइनस कर देना, उसके पावर को माइनस कर देना। समझ में आया आपको? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मतलब कि क्या होगा, माइनस ऑफ पावर ऑफ मोल माइनस ऑफ पावर ऑफ टाइम। समझ में आया आपको? मतलब इस पावर ऑफ एल को आप ये भी लिख सकते हो, पावर माइनस ऑफ पावर ऑफ मोल। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं के का रिलेशन के ए बी और सी के साथ। मतलब कि अगर आपको कोई रिएक्शन दिया जैसे कि ए जब बी के साथ रिएक्ट करके सी बनाता है तो उसका क्या रिलेशन होता है, तो उसको हम पहचानते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि जो के ए जो था ना वो ए टाइम्स ऑफ के है, के बी जो है वो बी टाइम्स ऑफ के है, और के सी जो है वो सी टाइम्स ऑफ के है। इसका मतलब क्या है, ये जो के है ना ये नॉर्मल के है, और अगर आपको इसका के ए निकालना है तो याद रखना कि के ए जो होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। वैसे ही के बी और के सी को भी करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं हम लोग
इंटीग्रेटेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो पहले समझ लेते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्डर रिएक्शन में पहला ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए नॉट की वैल्यू होती है ए प्लस के टी। देखो इन सारे फॉर्मूलेज़ को आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए नॉट मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। ऑफ कोर्स इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा फाइनल कंसंट्रेशन से। कितना ज़्यादा होगा, के टी से ज़्यादा होगा। मतलब ए नॉट इज़ इक्वल टू ए प्लस के टी, मतलब के टी ऐड करोगे ए पे तब जाके वो ए नॉट दिखाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, के विथ रिएक्टेंट मतलब कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइम बताओ मुझे जब मतलब 100% रिएक्शन में से 80% रिएक्शन हो गया हो, तब आप क्या करोगे दोस्त? आपको यहाँ पे 80 लिखना है और यहाँ पे 100, मतलब जितना रिएक्शन में जितना डीके हो गया है उस डीके को पूरा इधर इसमें लिखना है, ठीक है ना। इसमें रिमेनिंग नहीं लिखना है, इसमें जितना हो गया है उतना लिखना है। यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आगे बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ एक्स एंड के टी। एक्स कुछ और नहीं, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब कितना प्रोडक्ट बना है मैंने अभी बताया, डीके और इनिशियल, मतलब पहले था 100 फिर हुआ 80, 100 माइनस 80 क्या हो जाएगा, हमको रिमेनिंग मिल जाएगा। तो उसी रिमेनिंग को हम एक्स बोलते हैं, समझ गए। तो उसी एक्स का हम पता कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताए कि ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट्स है, समझ में आए। अब बात कर लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हमेशा याद रखना ए नॉट बाई टू की। कितना? ए नॉट बाई टू की। कितना? ए नॉट बाई टू की। इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए नॉट के। आगे बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फॉर्मूला होता है, इसमें लॉन लगा दो हर एक पे। कैसे लॉन लगाओगे? लॉन ए नॉट इज इक्वल टू लॉन ए प्लस के टी। अगर ये भी याद नहीं रख पा रहे हो तो ये याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई के टी। क्या बोला मैंने? ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ई के टी। अब देखो सब में लॉग, इसमें भी लॉग लगाओगे, इसमें भी लॉग लगाओगे, तो ये के टी बाहर आ जाएगा और इस माइनस के टी को इस तरफ भेज दोगे तो लॉग ए प्लस के टी आ जाएगा, लॉग ए नॉट की वैल्यू। वो ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे भी याद रख सकते हो, पर मैं जो बेस्ट फॉर्मूला बोलूँगी ये याद रख लो, क्योंकि ये आपको ए और ए नॉट के बीच में रिलेशन बताता है। अगर कभी क्वेश्चन में आ गया ए और ए नॉट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हमेशा ऐसे कर्व वाला ग्राफ बनाना, और वो भी नीचे की तरफ नेगेटिव वाले स्लोप के साथ। मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्विलिनियर होगा। आगे बात कर लेते हैं, अगर के टी का फॉर्मूला पूछ लिया गया, मतलब के का रिलेशन पूछ लिया गया, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि आपको टाइम बताना है जब आपका जो डीके हुआ है वो 100 से लेके 80% हुआ है, ठीक है ना। मतलब 80% जब डीके हो गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो के टी इज इक्वल टू लॉन ए बाई ए माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। के इज़ इक्वल टू 1/t 2.303, फिर लॉग लिख के ए बाई ए माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना आपने जो यहाँ पे सॉल्व किया था ना दोस्त, ये जो ए नॉट माइनस ए, वह चीज़ इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब ए नॉट माइनस ये पूरा टर्म है, समझ रहे हो आप। मतलब कि मैं कहना ये चाहती हूँ कि अब आपका जितना डीके हुआ है ना, जैसे 80% आपका डीके हुआ है, तो 100 माइनस 80 लिखना है यहाँ पे आपको, 100 माइनस 80, और यहाँ पे आपको 100 लिखना है। ए की वैल्यू आपको 100 लिखना है और एक्स की वैल्यू में आपको 80 लिखना है, तो आपको 100/20 मिल जाएगा। समझ में? इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवाना भी बता रही हूँ कैसे करना है, सिर्फ थियोरी से काम नहीं बनता। और अगर आपको हाफ लाइफ निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आप इस बात को याद रखना कि हाफ लाइफ का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है 0.693/k। तो टी हाफ की अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हाफ लाइफ क्या होता है, वो होता है 0.3693/k। या क्वेश्चन यहाँ पे कैसा आता है कि क्या टी हाफ जो है, मतलब हाफ लाइफ जो है वो क्या बोलते हैं कि ये क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड है? नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई नाम और निशान नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि टी हाफ जो है, हाफ लाइफ जो है, वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। आगे बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसको कि आपको ऐसे याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को? अब आपने ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस के टी पढ़ा है, यहाँ पे आपको एक चीज़ तो गौर से देखना पड़ेगा कि ए नॉट जो है ना वो इस तरफ है, ठीक है ना, और ए जो है वो इस तरफ है, तो ए जो है ना ए नॉट का ई माइनस के टी है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस फॉर्मूले में जो भी लिखा हुआ है इसको 1/, रेसिप्रोकल कर दो सबका। अगर आप सबका रेसिप्रोकल करते हो, इसका भी रेसिप्रोकल करते हो, और इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। समझ में आया आपको मेरी बात? आगे बात को सुनो, क्या कहना चाहती हूँ मैं। आगे बात अगर करें तो उसमें आपको अब आपसे अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अब बताओ हमको के टी का रिलेशन, तो याद रखना के टी जो होता है यहाँ पे
मैंने बता दिया था 1/a-1/a0 वही है। देखो केटी का क्या रिलेशन है यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ, वो रिएक्टेंट का तो आपको पता ही है क्या रहता है, पर केटी का क्या रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी टाइम पूछ लिया जाए और फिर आपको बोला कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो टी इज़ इक्वल टू 1/k एक्स, ऊपर एक्स रहेगा, a-a/x रहेगा। ये ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा पूछते नहीं है क्वेश्चन में, आप बस ऐसे याद रख लो। मोस्टली इसका हाफ लाइफ ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसलिए इसका हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, टी हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 1/a0 के। समझ में आया? मतलब इसका जो a0 है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपको हाफ लाइफ दिया हो क्वेश्चन में और फिर आपको पूछ लिया जाए कि आपको अगर इनिशियल रिएक्टेंट दिया हुआ है और हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आपको अगर बोला जाए कि आपको इनिशियल रिएक्टेंट को हाफ लाइफ के साथ कैसे क्या रिलेशन है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। अगर आपको इनिशियल रिएक्टेंट, मतलब आपको एक टेबुलर फॉर्म में दो इनिशियल रिएक्टेंट बताया गया, ए का और बी का, और फिर आपको टी हाफ भी उसका दिया हुआ है, और अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 टू द पावर n-1। इसका मतलब क्या है, आपको n-1 का इस्तेमाल करके n की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड में इक्वेट करके, ठीक है ना, इनके पावर्स को रिलेट करवा के, ठीक है। अब अगर आपसे कभी कभार ये भी पूछ लिया जाए कि आपको के का भी आपको के का के के बताना है दोनों का, तो आपको कैसे पता करना है, n-1 होता है के की वैल्यू, ठीक है ना। अब अगर किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर आपको उसके के टी का फॉर्मूला, अगर ये अब मैंने आपको बताया था ना ये वाला के टी का फॉर्मूला, ऐसे के टी के फॉर्मूलेज आपको ऐसे कई सारे पूछ लिए जाए अलग अलग ऑर्डर्स के, तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमेशा याद रखना जो आपने सेकेंड ऑर्डर में पढ़ा था ना दोस्त, ये a 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी, उसी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। बस एक बात का याद रखना है, ए के ऊपर जो पावर आएगा ना वो क्या होगा, n-1, वैसे ही a0 के ऊपर जो पावर आएगा वो क्या होगा, n-1। इसका मतलब ये है कि a0 जो भी रिएक्टेंट्स है इन सब के पावर क्या होंगे, n-1 होंगे, ठीक है ना। वेयरएज यहाँ पे क्या होगा, आप एक चीज़ तो नोटिस कर रहे हो कि जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो पावर है, अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो उसमें आपको n-1 का ही दिख रहा है। पर जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म्स, के वाला जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, के से अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता करना है तो वो n-1 नहीं 1 - n होता है, ठीक है ना। एक चीज़, ये बात जो है, ये इसको अपने दिमाग में बिठा के रखो। आगे बात कर लेते हैं कुछ रिएक्शन के टाइप्स। पहला रिएक्शन का टाइप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको सबसे पहले पढ़ना है कॉन्सिक्यूटिव और सिक्वेंशियल रिएक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे कौन सा रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, यहाँ पे नहीं है पीछे। तो सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ए से लेके बी, बी से लेके सी, इस तरह से रिएक्शन होता है। और ए से लेके बी अगर K1 मान लेते हैं और बी से लेके सी मान लेते हैं K2 है। अब अगर इसका a0 निकालना है, मतलब कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए का कंसंट्रेशन प्लस बी का कंसंट्रेशन प्लस सी का कंसंट्रेशन। इससे आप किसी भी कंसंट्रेशन को समझ पा सकते हो। तो a0 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, जो भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो अब आपको मान लो कि पूछ लिया जाए कि आपको अब इसमें से ए का जो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है वो मुझे फाइंड आउट करके बताओ, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो हर एक का कंसंट्रेशन के अलग अलग फॉर्मूलेज है, तो इन फॉर्मूलेज को आपको याद हो जाना चाहिए। आपने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा, जिसमें आपने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इज़ नथिंग बट a0 माइनस ई माइनस के टी। अब यहाँ पे K1 कौन सा आएगा, K2 कौन सा आएगा, यहाँ पे दिक्कतें आती है। याद रखो, सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम K1 का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम पैरेलल पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सबसे पहले K2 का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अगर चीज़ों को याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो अब अगर बी की बात करें तो बी में क्या होता है कि a0 तो आप एज इट इज़ लिखोगे जैसे कि आपने ए से सीखा, पर यहाँ पे आपको ना एक और चीज़ यूज़ करना है K2। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़ करना है K1, वेयरएज यहाँ पे आपको सी में आपको K2 का इस्तेमाल पहले करना है। यहाँ पे K2 का इस्तेमाल हम पहले तो कर रहे हैं पर उसको ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर कर रहे हैं K1 का इस्तेमाल, और नीचे K2/K1 दोनों में लिखना है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे a0 भी पहले माइनस हो रहा है, पहले पूरा a0 ले रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं a0/K2 माइनस K1 के साथ, और फिर उसको ब्रैकेट में इधर तो लिखा है माइनस e⁻−K1t, जो कि इधर लिखा हुआ था, और फिर माइनस कर रहे हैं हम K2c। इसका मतलब क्या है, पहले हमको K1 लेना है, फिर K2 लेना है, फिर पहले K1 फिर K2। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आपको पहले K2 यहाँ पे K1, समझ में आ रहा है। इस तरह से हमने इसको ट्रिक के थ्रू याद किया है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं अब इसके 3 टाइप के ग्राफ। मान लो कि अब K1 जो है ना, आपको पता ही है अब K1 और K2 क्या चीज़ मैं बोल रही हूँ। K1 है ये, K2 है ये। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि K1 अगर K2 के इक्वल है
तो आप किस तरह से उसका ग्राफ फ्रेम करोगे, तो याद रखना सबसे पहले हम K1 इज इक्वल टू K2 का पढ़ेंगे, फिर K1 ग्रेटर देन K2 का पढ़ेंगे, फिर K2 ग्रेटर देन K1 का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले याद रखना कि जब इसका ग्राफ पूछ लिया जाए तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में आपको ग्राफ दिखेगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले ना तीनों रिएक्शन में आप ए बी सी का जो एक बड़ा वाला ग्राफ है, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये ये जो ग्राफ है ना दोस्त, ये 1 से लेके पहले ए का, फिर बी का और सी का कंसंट्रेशन को याद रखो। हर एक का जो लाइन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, उस चीज़ को याद रखोगे। अगर आप पहले वाले ग्राफ को देखो तो पहले वाला ग्राफ आपको कैसा दिख रहा है, इस तरह से चीज़ें नीचे की तरफ जा रही है, कर्वी लीनियर मोशन हो रहा है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप बी और सी को देखोगे तो आपको दिखेगा जो बी है ना, उससे बड़ा तो सी ही है, पर उसकी शुरुआत बाद में हो रही है, पहले बी की शुरुआत हो रही है। मतलब आपको दिख रहा है कि किस तरह से अब चीज़ें जा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि बी का जो ये पीक पॉइंट है, जिसको कि आप बी मैक्स बोल रहे हो, इस बी मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, K2 बाई K1 टू द पावर K2 बाई K1 माइनस K2। आप वापस बोलो, मेरे साथ बोलो, K2 बाई K1 टू द पावर K2 बाई K1 माइनस K2। मतलब K2 बाई K1 को 2 बार लिखना है, पहले तो यहाँ लिखना है और उसके फिर उसके पावर में भी लिखना है, और K1 के साथ उसको एक बार पावर में माइनस कर देना है, और कुछ नहीं है। और अगर इसका टाइम जो है वो अगर मैक्सिमम टाइम के बारे में अगर पूछा गया है तो याद रखना लॉन K2 माइनस K1। यहाँ पे जो चीज़ें फेवर करेंगी ना, वो K2 पहले फिर K1। वहाँ पे जो प्रेफरेंस दे रहे थे हम किसके फॉर्मूलेज में, तो वहाँ पे हम K1 को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, याद रखना। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा K2 बाई K1 के साथ, लॉन K2 माइनस लॉन K1 का। तो अब बात कर लेते हैं कि अब अगर K1 जो है वो K2 से ज़्यादा है, मान लो कि ये ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ टाइम के बीच में। आपको पता है ए वाला जो कर्व आता है वो ऑब्वियसली नीचे आता है और बी और सी का ऊपर आता है, आपको ये बात तो पता है। पर आप देखोगे कि आपका जो पहले जितना ग्राफ ए का आया था उससे कई ज़्यादा नीचे आया है ग्राफ, क्योंकि K1 जो है वो बहुत बड़ा है, और K1 ए टू बी का कंसंट्रेशन बताता है, तो ए और बी के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। वेयरएज़ K2 का जो साइज़ है जो कि बी से सी का होता है, तो उसका जो डिफरेंस है वो कई छोटा है, क्योंकि K2 जो है वो कई ज़्यादा छोटा है एज़ कम्पेयर टू K1। पर अगर मान लो कि K1 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या होगा, तो देखो कंसंट्रेशन तो चलो ठीक है कि यहाँ तक आ चुका है, पर याद रखना कि जो सी का कंसंट्रेशन है ना, वो भी आगे चला जाएगा, और बी का कंसंट्रेशन ए से भी गया गुजरा रहेगा। समझ में आया। अब बात कर लेते हैं स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट स्पीसीज़ के बारे में। तो स्टेडी स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जब K2 जो है वो ग्रेटर देन होता है K1 के। समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं पैरेलल रिएक्शन के बारे में। तो पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है कि एक ही रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाते हैं, पर एट डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी भी बना सकता है, ए जो है वो सी भी बना सकता है। जब ए बी बनाता है तब वो K1 होता है रेट कांस्टेंट उसका, और अगर सी बनाता है तो उसका रेट कांस्टेंट K2 होता है। और अब बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो। तो याद रखो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बी और सी जो प्रोडक्ट है वो बन गया, और अब हमको रिलेट करना है इसको रेट कांस्टेंट के साथ। तो किसका क्या होगा, बी और सी का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, K1 और K2 के रेशियो के साथ, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर हम यील्ड की बात करें, अगर आपसे कभी कभार क्वेश्चन में परसेंट यील्ड पूछ लिया, तो याद रखना कि परसेंट ऑफ बी जो है वो कुछ और नहीं, बी अगर बी का पूछा है तो बी को न्यूमिनेटर में रखो और फिर इसको डिवाइड कर दो टोटल के साथ, टोटल प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि बी और सी प्रोडक्ट बन रहे हैं तो बी को डिवाइड करो बी और सी के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, क्योंकि यहाँ पे परसेंट यील्ड पूछा हुआ है। और बी को अब यहाँ पे अगर के टर्म्स में पूछा है तो आप K1 बाई K1 प्लस K2 भी लिख सकते हो। अगर आपको परसेंटेज ऑफ सी के बारे में पूछा गया ब्रैकेट में, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सी बाई बी प्लस सी। और वैसे ही यहाँ पे भी K2 बाई K1 प्लस K2, और दोनों को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात कर लेते हैं इसके भी अलग अलग कंसंट्रेशन के अलग अलग फॉर्मूलेज। अब देखो, अब अगर ए का कंसंट्रेशन आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन सा चीज़ यूज़ करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस K1 प्लस K2 प्लस K2 टी। मतलब यहाँ पे जो होगा ना ई के ऊपर, वो माइनस K1 टी और माइनस K2 टी अलग अलग से नहीं होगा, ये दोनों जुड़े हुए रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, तो यहाँ पे ई माइनस पहले वाले में हमने पढ़ा था सिर्फ K1 टी था, यहाँ पे K1 प्लस K2 दोनों टी है। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को बी के कंसंट्रेशन में भी देखने को मिलेगी और सी के कंसंट्रेशन में भी देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे जो चीज़ में डिफरेंस आएगा वो ये आएगा कि जो बी है
वो जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर उसको K1 के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ए से बी गया तो K1 आया होगा इसका स्लेट कांस्टेंट, तो उसको K1 के साथ मल्टीपल होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे भी वही है कि पहले K2 के साथ मल्टीपल होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर इसको आगे ले लिया जाएगा। फिर इससे आपको इसका पता चल जाएगा कि K2 ए नॉट अपॉन K1 प्लस K2 जो है वो किसके अंडर रूट में आता है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टी के। आगे बात कर लेते ग्राफिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको अलग अलग तरीके के ग्राफ से तोला गया है। कैसे? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो K1 जो है जब K2 के इक्वल होता है तब आपको जो ग्राफ दिखता है वो ऐसा दिखता है। मतलब देख के भी आप पता कर सकते हो कि बंदे ने इसके साथ मजाक किया है या फिर आपने मतलब किसी ने आपको गलत समझाया है, किसी ने सही समझाया है। अब अगर बात करें इसकी कि अगर K1 K2 से ज़्यादा है तो याद रखना A तो हमेशा नीचे की तरफ उल्टा स्लोप बनाता है, पर B जो है वो क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव स्लोप बनाता है। पर यहाँ पे आपको पता है कि K1 ज़्यादा हो रहा है तो मतलब B का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू C। यहाँ पे C का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा क्योंकि K2 है वो K1 से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? अब आगे बात कर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या कॉन्सेप्ट। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मान लो कि हमारे पास दो रिएक्शन है। अब इसमें ना आपको क्या करना है, आपको एन की वैल्यू पता करना है। अब एन की वैल्यू मान लो कि 1 है दोस्त, आपको भी पता है कि आपको एन की वैल्यू आगे डालनी पड़ती है। वैसे ही आपने यहाँ पे एन की वैल्यू डाली तो आपको पता चला कि आपका क्या है वेट 1 ए माइनस 1/a0 इज इक्वल टू टी। ठीक है ना? इस तरह से आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का पता करना है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू 2kT। अब यहाँ पे जो के है ना दोस्त, यहाँ पे के आगे आपको क्या लगाना है, आपको 2 लगाना है, क्योंकि ये क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना? एन की वैल्यू आपको के आगे डालना है। समझ में आ रहा है? अब अगर बात कर लेते हैं कि 3a से लेके p तक गया है तो आपको क्या लिखना है। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे और यहाँ पे किया था कि के आगे जो भी ये कोफिशिएंट में एक में दिखा हुआ है उन्हीं कोफिशिएंट को आप पे भर देना है। इतने रिस्पेक्टफुल है ये, केक को इतने रिस्पेक्ट करते हैं कि जितने रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं उन सबको अपने कंधे में ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो मान लो कि एक रिएक्शन है दैट इज़ 2a दैट गिव्स p। तो अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आपको पता चलेगा? लॉन ए नॉट इज इक्वल टू लॉन ए प्लस 2kT है। तो इस चीज़ को मैं अब क्या ही प्रूफ करूँ? इससे पहले तो हमने बोला था कि लॉन ए नॉट इज इक्वल टू लॉन ए प्लस KT। पर यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2kT होना चाहिए था। देखो, अब क्या है ना, अब हम कोलिजन थियरी वगैरह सब उन सब के ना के की वैल्यूज़ देखेंगे, किस तरह से आपको गार्डिनर कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, मतलब रेट कांस्टेंट ना टेम्परेचर पे किस 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 तरीके से डिपेंड रहते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर मुझे जितना लगता है कि मैंने इधर उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए, मतलब लिखा नहीं है तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। पर मेरे पास एक नोटबुक है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो मैं उसको ओपन करके आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पे ना रेट कांस्टेंट ना बहुत अलग अलग तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड रहते हैं। पहला तो आर्हीनियस इक्वेशन के थ्रू आपको फॉर्मूला दिखेगा, कौन सा? रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। दूसरा, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो कौन एक्सप्लेन करता है? गार्डिनर। और दो थियरीज हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, एक होगा हमारा कोलिजन थियरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी। इन चारों चीज़ों को आपको याद करना है। कैसे याद करना है? सबसे पहले आपको आर्हीनियस इक्वेशन, कोलिजन थियरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी को लिख डालना है। फिर उसको क्या करना है, उसको रिलेट करना है विद गार्डिनर थियरी। फिर आपको उसको रिलेट करना है रिलेशन ऑफ ई एंड ई, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी और जो आपको दिया हुआ है वो गिवन एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूला में दिया है वो वाला ही। ठीक है ना? और फिर आपको उसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है। समझ में आ रहा है? आगे अब बात कर लेते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन, ये जो आपको यहाँ पे थियरी और इक्वेशन बोला गया है ना, ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये मेन फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है आपको? फिर आपको इसके टर्म्स में लिखना है, फिर आपको इसको इसके टर्म्स में लिखना है, फिर इसके टर्म्स में। वो इतना हार्ड नहीं है, बस आपको काम क्या है कि इस फॉर्मूले को लर्न करना है। अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने एक मूवी देखी थी की एंड का, वैसे ही यहाँ पे भी वो वाला मूवी का जो ट्रिक है वो अप्लाई होता है। क्या है? का इज इक्वल का ई ए बाई आर टी। देखो के इज इक्वल टू ए ई ए बाई आर टी, के ए मतलब का, ऐसे करके मैंने चीज़ों को याद किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चे ए कहाँ पे लगाने हैं ये भी भूल जाते हैं, मतलब फॉर्मूला ही क्या होगा वही दिमाग में नहीं आता बच्चों के।
तो याद रखना इस ए को क्या बोलते हैं, इस ए को बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब दूसरा मूवी बोल रही हूँ, दूसरा टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी का क्या है फॉर्मूला, देखो आप चिंता मत करो, मैं हर एक के वैल्यूज़ जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं दिखने में उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले कोलिजन थ्योरी का फॉर्मूला। के की वैल्यू क्या होती है, रूट ए के बी टी पाई यू रो सिग्मा ए बी एन ए ई माइनस ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इसको कैसे याद रखोगे, तो मैंने इसको याद किया था कि 8, ठीक है ना, 8 जो था ना, तो 8 का क्या हो गया, 8 का जो है ना इसके रिश्ते में दरार आ गया, तो इसको क्या बोला कि कब तक पाई यू, क्या कब तक पाई यू, हाँ, तो ये आपको रूट में लिखना है, ठीक है ना। तो उसने बोला कि ना 8 तू कब तक रूठा रहेगा, ऐसे रूट का मतलब रूठा रहेगा, हाँ, तो पाई यू, हाँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, रोना, कब तक रोना, मतलब अब वो रूठा है तो ऑब्वियसली उसको मनाने के लिए उसको बोलेंगे लोग कि ना हाँ कब तक रूठा रहेगा तू, रूठा मतलब रूट, हाँ, रो मतलब रोना, हाँ, और ना मतलब एवोगैड्रो नंबर Na, जिसको कि आप Na से रिप्रेजेंट करते हो। अब ई टू द पावर ई ए माइनस आर टी लगा दे, समझ में आया, मतलब अब इसका काम है कि अब ई टू द पावर ई ए लगा दे, ठीक है। इस तरह से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। हमारा चौथा फॉर्मूला है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लर्न करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे आपको बताएगी कि ना हम आर टी ना, ठीक है ना, क्या आर टी ना, ये याद कर लो, बस आर टी ना याद कर लो, और ई टू द पावर क्या होगा माइनस एन जी, फिर ई टू द पावर एस बाई आर, और फिर ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखो डेल्टा ई बाई आर टी, यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करनी है, या एक तो डेल्टा एन जी और दूसरा डेल्टा एस बाई आर। इन दोनों चीज़ों को अगर आप याद कर लेते हो तो आपको के की वैल्यू पता, मतलब तो आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कब क्या यूज़ करना है वो पता चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना दोस्त ये रूट मतलब डेल्टा एन जी जो है ना, ये और ये दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है, पर उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख नहीं रहे। ये जो है ना इसको हमने तोड़ रखा है इस पूरे इक्वेशन को ई के पावर्स में, समझ रहा है। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डेल्टा एन जी के आगे क्या होगा, माइनस चार्ज, और एस बाय आर जो होगा वो प्लस चार्ज का होगा, बाकी ये तो माइनस में ही रहता है, ठीक है ना। अब आगे बात कर लेते हैं, इसको किस तरह से आप गार्डिनर के फॉर्म में लिख सकते हो। गार्डिनर थियरी क्या बताता है कि जो के है ना दोस्त, जो कि आर्हीनियस का इक्वेशन है, के इज इक्वल टू ए बाई आर टी, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, के इज इक्वल टू ए टी टू द पावर एन ई माइनस ई ए बाई आर टी। मतलब इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना ए जो है ना, इस ए को ना है ए टी एन के फॉर्म में लिखा गया। तो ए टी एन है क्या चीज़, तो ध्यान देना, ये जो ए है ना दोस्त, ये ए वो सारी चीज़ें हैं जो ई के आगे लिखी हुई है, समझ में आ रहा है। और इसी ए में अगर आपको कोई टी दिख जाता है, देखो ये जो एन है ना दोस्त, अब इसी ए में अगर आपको कोई टी दिख जाता है तो उस टी के पावर में जो होगा ना दोस्त उसको आप एन बोलोगे, ठीक है ना। एन इज नथिंग बट द पावर ऑफ टी। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये वाला इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपको ए ढूंढना है, मैंने क्या बताया, ये ई ए बाई आर टी के आगे जो कुछ भी है वो सारा क्या होगा, हमारा ए होगा। तो इस पूरे पार्ट को आपने यहाँ पे लिख डाला एज ए। अब इसमें से टी वाले को पार्ट को निकालो, टी वाले पार्ट में, इसमें टी वाला पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वो टी जो है वो किस में है, रूट में है। तो इस टी रूट को निकालो आप। तो यहाँ पे मैंने दो बार टी लिख दिया, ये मेरी गलती है, यहाँ पे टी काटना पड़ेगा, तो मैं इस टी को काट देती हूँ सो दैट आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे टी की पावर हाफ होगी, जिससे आपको एक बात पता चल जाएगा कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ। अब देखो, अब इसको क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है ई ए और ई के साथ। कैसे निकालोगे, देखो पहले इसका भी देख लेते हैं कि इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का इसका क्या होगा। अब मैंने क्या बताया, ई ए बाई आर टी के आगे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी क्या है, वो सारी ए टी एन की वैल्यू है। तो इसमें ए टी एन की वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ तक है। अब इसमें से भी टी निकालो, टी क्या है, ये है, और इस टी को आप निकालो, क्योंकि ये टी ए की सिंगल ही टी आपको दिख रहा है जिसका पावर 1 है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, समझ में आया।
अब देखो, अब इसको किसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ई ए और ई के फॉर्म में। याद रखना हमेशा ई ए जो है ना, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका पहले रहेगा, और फिर जो आपको इक्वेशन में ई दिया हुआ है, जैसे कि जो पावर में, जो ई के पावर में जो कुछ भी दिया हुआ है, वो वाला ई आपको यहाँ पे यूज़ करना है राइट हैंड साइड में। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चे ई इधर लिख देते हैं और ई को इधर लिख देते हैं, और इसी का फ़ायदा एग्जामिनर उठा के क्वेश्चन में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाए। तो आप ऐसे काम मत करना। हाँ, आप ना कुछ कुछ क्वेश्चन को ना एलिमिनेट कर दोगे, बट लास्ट में आप फंस जाओगे, क्योंकि वो 50% ये इसका भी फॉर्मूला देंगे, कभी कभार ई ए को इस तरफ शिफ्ट करके देंगे इसका आंसर। तो ऐसी चीज़ों से बचे रहो। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि अब कोलिजन थ्योरी को कैसे ई के फॉर्म में लिखोगे। अब आपने ये तो लिख दिया, अब ई के फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने अभी बताया ई के पावर में जो भी है, यहाँ पे देखो ई के पावर में क्या है, माइनस ई नॉट। यहाँ पे माइनस वाला वर्ड मत यूज़ करो, ई के पावर में जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो वो क्या है, हमारा ई नॉट है, तो उस ई नॉट को इधर फ्रेम कर दो। अच्छा, अब मैंने बताया था एन आर टी, इसमें एन की वैल्यू क्या है, हाफ, तो इस हाफ को इधर लिख दो, लिख दिया, बस आर टी एज इट इज़ लिख दो, हो गया। अब देखो, अब तीसरे का भी एग्जाम्पल देख लो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, डेल्टा ई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद कहाँ पे लिखा है, मैंने आई थिंक मैंने यहाँ पे इसका रिलेशन लिखा नहीं है, तो छोड़ो उसको। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बारे में। देखो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का फॉर्मूला है ATN, जो कि आपने गार्डिनर में यूज़ किया था, और फिर आगे आपको e टू द पावर में भी n लगाना है। क्या बताया गया, e टू द पावर में भी आपको n लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो भी ATN लिया था दोस्त, यहाँ पे हमने जो भी ATN लिया था, ये पूरा का पूरा तो एज इट इज़ लिखेंगे इधर, t की पावर हाफ। फिर e की पावर में भी आपको n की वैल्यू डालनी है, और n क्या था, हाफ था, तो t की पावर हाफ और e की पावर हाफ। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे हमने EA/RT लिखा था, वो चीज़ उधर नहीं लिखनी है, ये बात का ही डिफरेंस है। यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखोगे ना दोस्त, यहाँ पे भी चीज़ें यहाँ तक सेम रहेगी। देखो, यहाँ पे चीज़ें सेम थी, और टी के पावर में जो था वो हमको ई के पावर में भी डालना था, वो हमने डाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है ना दोस्त, यहाँ पे ई की पावर जो 1 है, इसको और इसको, इन दोनों के पावर को आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों के पावर को, सो दैट ये क्या हो जाए, एक फ्रेम में आ जाए, और बाकी ये जो है ये सेपरेट आउट हो जाता है। अब ए स्मॉल ए का वैल्यू ये है, टी ये है, n 1 है, और ये ई है, और ये इसका पावर जो है वो n है। समझ में आया। अब इसको ना आप डेल्टा एच के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, यहाँ पे जो ई ए बाई ई, मतलब ई ए और ई का जो रिलेशन है ना दोस्त, इसको यहाँ पे डेल्टा एच के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको ये वाला रिलेशन याद ज़्यादा अच्छे से करना है। अगर यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ई ए हमने बाहर लिखा था ना, ये ई ए इन्होंने अंदर लिखा है, और यहाँ पे इन्होंने डेल्टा एच, ये जो है ना ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, ये जो अब इन्होंने डबल, मतलब ऐसे डबल इक्वल टू को इन्होंने कट किया है ना इस चीज़ को, तो वो चीज़ इधर दिखाई गई कि इक्वल टू को कट करके इन्होंने ई ए प्लस आर टी और ब्रैकेट में डेल्टा एन जी माइनस 1 करके दे दिया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ आपका ख़त्म होता है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का पोर्शन। अब मेन बात का क्या आता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हो कोलिजन थ्योरी में, जो ये रो नाब, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। रूट पाई टू रूठा 8, ठीक है ना, कब तक, पाई यू, रो नाब, ठीक है ना, जो भी है, रोना अब EA/RT जो भी है। अब इसमें ना आपको कुछ कुछ टर्म्स दिखेंगी जो आपने कभी देखी भी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिग्मा। ये सिग्मा कुछ और नहीं है, पाई डी स्क्वायर है, मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जो रो है ना दोस्त, ये रो कुछ और नहीं, स्टेरिक फैक्टर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, अगर आपको इसका फॉर्मूला आ गया तो। आपको क्या याद रखना है कि ये जो ये जो एरिया है ना दोस्त, इसमें ना पाई डी स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये डायमीटर के बारे में बता रहा है, और ए से बी तक का डायमीटर और उसका भी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ ए बी, दैट इज डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, और रिड्यूस्ड मास तो आपको पता ही है, म्यू का मतलब होता है, जो कि होता है m1 m2 m1 प्लस m2, वही चीज़ है, इसके बारे में बताया गया। आगे बात कर लेते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट रहता है रिएक्शन में। आपको भी पता है कि जब आप एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाते हो, और आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो पहले क्या होता है, अगर मान लो कि रिएक्टेंट क्या है, पहले नीचे है, उसकी एनर्जी कम है, और वो प्रोडक्ट बनता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होता है उसका प्रोडक्ट।
तो आप जब इसका लाइन ड्रॉ करोगे, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी इस ग्राफ में पढ़ने के लिए। आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको एनर्जी दिखेगी किसकी, अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल की, सॉरी अनकैटेलाइज्ड मॉलिक्यूल की। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताएगी कैटेलाइज्ड रिएक्शन की। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो बाकी बचा चीज़ जो दिख रहा है ना आपको, वो कुछ और नहीं, वो हमको ये बताएगी जितना हमारा बच गया है, मतलब ई अनकैटेलाइज्ड माइनस ई कैटेलाइज्ड। समझ में आ रहा है? उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको बताता है एंथैल्पी, दैट इज 20 किलो जूल पर मोल। वो हमने एज एन एग्जांपल ले लिया है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि डेल्टा एच का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कि है ई अनकैटेलाइज्ड, मतलब कि जब ई को हम कैटलिस्ट नहीं दे के हमने पी का रिएक्शन बनाया, और थ्रू कैटलिस्ट दे के हमने जो रिएक्शन बनाया, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना दोस्त, उस गैप को आप क्या बोलते हो, चेंज इन एंथैल्पी। तो इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अब आपको क्या याद रखना है, देखो डेल्टा एच मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी के बारे में बात करी जा रही है, और आपको मैंने बताया किस तरह से आप चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हो। पर एक बात आप याद रखना, इस चेंज ऑफ एंथैल्पी को अगर आप एंथैल्पी के ही टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो आपको भी पता है कि एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट। और आपको ये भी पता है कि दोस्त कि के ऑफ कैटलाइज्ड इज ग्रेटर देन के ऑफ अनकैटलाइज्ड। मतलब अगर किसी का कांस्टेंट अगर कैटलाइज्ड फॉर्म में है, तो फिर वो ज़्यादा के कैरेक्टर शो करता है, ज़्यादा रेट कांस्टेंट उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनकैटलाइज्ड, क्योंकि कैटलाइज्ड का रिएक्शन फास्ट होता है, दैट्स वाई इट्स रेट कांस्टेंट इज फास्टर, एंड दैट्स वाई इट इज़ रिटन एज ग्रेटर देन अनकैटलाइज्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पे बात करते हैं डेल्टा एच के एंडो और एक्सो के पीछे की कहानी। अब देखो, अगर आपको पता है कि एच पी जो है वो एच आर से ग्रेटर होना चाहिए, डेल्टा एच अगर उसका देखना है तो अगर डेल्टा एच में अगर आपको देखना है, और वहाँ पे अगर आपको दिख जाए कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जहाँ पे कि एच पी जो है वो ग्रेटर है एच आर से, तो ठीक है कि वो पॉजिटिव है, और आपको ये भी पता कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो वो एंडो शो करता है। और अगर एच पी जो है वो लेसर है रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि होता है हमारा एक्सो। समझ में आया? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि TON TOF ये क्या चीज़ होती है। आपने एसएस टॉन की बैट देखी है क्या दोस्त? कभी क्रिकेट देखा है क्या आपने? क्रिकेट खेलते वक्त आपने प्लेयर्स के बैट देखे क्या? एसएस टॉन के बैट्स आते हैं, तो वो टॉन कुछ और नहीं, केमिस्ट्री के टर्म्स में वो टॉन है टर्न ओवर नंबर, और ये टॉफ है टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले टॉन को समझ लो। टॉन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेड, मतलब जितने मोल्स का रिएक्शन हुआ रिएक्टेंट में, और फिर या फिर जो कितना बना प्रोडक्ट है ना, कितना मोल प्रोडक्ट बना है ना, उसका उसको डिवाइड करो आप, ठीक है ना। और फिर उसको डिवाइड किसके साथ करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड। इसका मतलब कितना कैटलिस्ट आपका यूज़ हुआ है इस टॉन को बनाने में, मतलब कि कितना मोल रिएक्ट हुआ है और कितना कैटलिस्ट को यूज़ किया गया। समझ में आ रहा है? इससे आपको क्या मिलेगा, टर्नओवर नंबर मिलेगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखना, इस टॉफ मतलब कि टर्नओवर फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हो, टर्नओवर नंबर डिवाइडेड बाय टाइम। समझ में आया? अब एक और बात ध्यान दो कि ये टर्नओवर नंबर जो है ना दोस्त, इस टर्नओवर नंबर को आप टर्नओवर TOF जो है ना, इसको आप टर्नओवर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। और आप इसका कैटालिटिक एफिशिएंसी आपसे कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो याद रखना कि कैटालिटिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट K2 डिवाइड बाई KM। अब इसमें K2 क्या है, K1 KM क्या है, उसके बारे में बता देती हूँ। K2 जो है उसके बारे में तो हम आगे चर्चाएं करेंगे, पर KM जो है ना वो मिकेलिस मेंटन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, मिकेलिस मेंटन। और इसी के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। अब एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एंजाइम के थ्रू कैटेलिसिस हो रखी है जिसकी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो चलो, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक एंजाइम है, वो सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और ये आपको क्या बना के दे रहा है, कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा है, किसका, एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बना के दे रहा है। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना दोस्त, इसमें ना K1 यूज़ हो रहा है, मतलब K1 रेट कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। पर अगर आप फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ जाओगे ना, तो आपको कौन सा रेट कांस्टेंट दिख रहा है, K-1 का।
और यही ई एस का जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे चल के एक प्रोडक्ट बना के दे रहा है विथ K2 रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका रेट क्या है। अगर वो आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये बात बताना पड़ेगा कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन दैट इज dp/dt इज नथिंग बट K2 E नॉट S डिवाइडेड बाय S प्लस Km। इसका मतलब ये है, देखो ये जो K2 E नॉट होता है ना दोस्त, ये मैक्सिमम स्पीड को बताता है। आगे आपको पता चलेगा, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ऊपर एस लिखो, नीचे एस लिखो, एस का कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, Km के साथ। Km कुछ और नहीं, हमने बताया था मिकैलिस कांस्टेंट है। समझ में आया। आगे बात कर लेते हैं हम लोग मिकैलिस मेंटन कांस्टेंट का ग्राफ। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखोगे तो आप पाओगे कि ये जो ग्राफ है वो रेट और सबस्ट्रेट के बीच में। इसका मतलब ये है कि अगर पहले सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर आप कम करते हो तो क्या होता है। मान लो हमने यहाँ पे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट कम हो गया तो ऑफ कोर्स ये चीज़ जो होगी वो निगलेक्ट हो जाएगी और Km ही बचा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो dp/dt मतलब जो रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सबस्ट्रेट के। तो अगर आप इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ निकालोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको भी पता है जो पावर में होता है वही ऑर्डर होता है। तो S का पावर 1 होगा तो जिसको कि आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर जब आप S का कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ऑफ कोर्स ये इसको रख दिया जाएगा और इसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और जब इसको इग्नोर मारा जाएगा तब ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट कैंसिल हो जाएंगे, जिसके चलते रेट जो होगा उसमें जो एस की पावर होगी वो 0 होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, K2 E नॉट। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी। K2 E नॉट इज नथिंग बट मैक्सिमम स्पीड। और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि देखो, हायर कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे K2 E नॉट जो है वो S और S के साथ कट के क्या बन रहा है यहाँ पे, K2 E नॉट, सिर्फ K2 E नॉट बन रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मतलब हायर कंसंट्रेशन में आपको मैक्सिमम रेट की वैल्यू दिखेगी। तो ये जो है ये कुछ और नहीं है दोस्त, ये मैक्सिमम रेट की वैल्यू। क्या इसके ऊपर आपको कोई रेट दिख रही है, नहीं दिख रही। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है कि मैक्सिमम रेट कुछ और नहीं होता, K2 E नॉट होता है। पर आपको लो प्रेशर में देखो, आपको S की वैल्यू यहाँ पे हटा दी गई, मतलब S इग्नोर कर दिया गया। तो ये जो है ये रेट जो है वो S के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसके चलते यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। अब देखो एक और कंडीशन है, वो क्या है कि जब आपका S का जो कंसंट्रेशन है और Km का जो कंसंट्रेशन है वो अगर सेम रहे तो आपको भी पता है कि आप अगर यहाँ पे S और K को अगर आप इक्वल ले लोगे तो ऑफ कोर्स वहाँ पे 2S नीचे 2S आ जाएगा, और उसमें से S और S जब कट गया तो यहाँ पे आपको K2 E नॉट बाई 2 दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि जब S और K इक्वल में रहेगा तब आपको क्या दिखेंगी चीज़ें, तब आपको ये दिखेगा कि जो रेट है ना R मैक्स बाई 2 है, मतलब कि इसका हाफ है, पहले का हाफ है। समझ में आया। अब ये हो गया मिकैलिस मेंटन का ग्राफ। अब हम पढ़ने वाले हैं लाइन वीवर बर्क ग्राफ। अब यहाँ पे क्या होता है ना दोस्त, तो जो आपने रेट पढ़ा था ना, अरे अभी जो मैंने पढ़ा है आपको ये वाला रेट, इस dp/dp को आप रेट भी बोलते हो, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ से 1/रेट बोल रही हूँ, और इसी रेट को मैंने यहाँ पे 1/r से कंसिडर किया। आई एम सॉरी, यहाँ पे रेट आएगा, ठीक है ना, 1/r उसमें आएगा। हमने क्या किया वहाँ पे रेसिप्रोकल किया रेट का। देखो आपको क्या करना है, आपको रेट का रेसिप्रोकल करना है। जो भी आपने वो कल का इक्वेशन देखा है, सॉरी आगे का इक्वेशन देखा है, आगे वाले पेज का, उस इक्वेशन का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। फिर वो जो आपने K2 E नॉट देखा, इस K2 E नॉट को भी आपको रेसिप्रोकल करना है, फिर प्लस करना है, और जो Km आपने जो नीचे देखा था उसको ऊपर लेके आना है, और K2 E नॉट जिसको कि आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एक तो K2 E नॉट जो है वो क्या है ना, यहाँ पे चीज़ें अगर आप चीज़ों को वो करते हो ना, ऐसे रेसिप्रोकल करते हो ना, तो एक S बच जाता है और एक Km बच जाता है, और दोनों को हाफ ऑफ करने के लिए आपको K2 E नॉट दोनों के साथ ऐड करना है। 1S और ये S तो कट जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 1/K2 E नॉट बचेगा, यहाँ पे S नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे S1 यहाँ पे लिख लिया गया। समझ में आ रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि जब आप इस चीज़ का प्लॉट करोगे, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू c प्लस mx, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना ये किसी और की नहीं, ये c की वैल्यू है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो कभी कभार आपको इसका भी लाइन वीवर बर्क का भी आपसे इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है। तो इसको याद रखना, 1/मैक्सिमम रेट। समझ में आया। हम आपको भी पता है कि K2 E नॉट क्या है, हमारा मैक्सिमम रेट, मतलब वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे क्या है पता नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो,
कि ये 1/r का रिलेशन है, हाँ, और ये 1/s के बीच में यहाँ पे ग्राफ हो रहा है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा स्लोप का। तो ये हो गया इसका स्लोप का फॉर्मूला, समझ में आया। अब बात कर लेते हैं मिकेलिस मेंटन का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है k-1, मतलब वो वाला -1 नहीं, वो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये छोटा वाला, ठीक है ना। तो k-1 डिवाइडेड बाई k2 + 1, ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो पूरा होल है ये पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ, किसके साथ, 1 के साथ। और फिर k1/k2, मतलब कहने का मतलब है दोनों में k1/k2 हो रहा है, बट यहाँ पे k1 की जगह k-1 लिखा गया है। तो वापस अगर चीज़ों को रिलेट करवा दूँ तो आपको पता चलेगा कि आपने पहले क्या पढ़ा था। जब आप पहले वाला चैप्टर पार्ट खोलोगे k1 और k2 के बारे में, जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला टॉपिक खोलूँ तो वहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी। अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 मिनट में आपको कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन निकाल के दे रही हूँ, सो दैट आप उस चीज़ को देख पाओ। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में देखते हो तो आपको दिखता है कि जो आप इसमें इस कॉम्प्लेक्स में भी कॉन्सिक्यूटिव के बारे में बात कर रही हूँ मैं, हाँ। तो कॉन्सिक्यूटिव वाला ये वाला पार्ट, अब इसमें अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आर मैक्स जो होता है और टी मैक्स जो होता है, इसका अलग अलग फॉर्मूला होता है। आई थिंक मैंने इसको इधर लिखा है, ये रहा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बी मैक्स में ना k2 डिवाइड बाई k1 होता है, वेयर इधर जो है यहाँ पे मिकेलिस मेंटन के नीचे वाला लाइन वीवर्क में यहाँ पे k1/k2 है। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे k2/k1 और यहाँ पे इसका भी पावर k2/k1 - k2, और यहाँ पे क्या है k2/k1, आई एम सॉरी k1/k2, पर यहाँ पे डिवाइड करके वापस k1/k2 का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे -1 और +1 यहाँ पे कर दिया गया। समझ में आया। अब आगे बात कर लेते हैं लिंडरमैन मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे ये भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे एक सबस्ट्रेट दिखता है आपको बायोमोलिकुलर रिएक्शन में, जहाँ पे कि आपको वो जो दिख रहा है ना सबस्ट्रेट की एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट, आगे चल के एक और रिएक्शन अंडरगो करता है, जिसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलता है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ये लिंडरमैन आपको एक कॉन्सेप्ट देता है। क्या कॉन्सेप्ट देता है, ये आपको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को सपोर्ट करता है। देखो ये यूनिमोलिकुलर ही रिएक्शन है, पर इसका दो ले लिया गया है, मतलब दो मॉलिक्यूल ले लिया गया है। समझ में आया आपको। तो ये आपको रिएक्शन दिखाता है, नॉट बायोमोलिक्यूल, यूनिमोलिक्यूल के बारे में रिएक्शन दिखाता है। अगर आप इसका रेट देखोगे जो कि क्या होता है dp/dt, और इसी dp/dt को आप क्या लिख सकते हो, k1 k2 a² डिवाइडेड बाई k1 + k2। आपने वो पढ़ा था मास कांस्टेंट, दैट इज रिड्यूस्ड मास, दैट इज म्यू। तो वहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला देखा था, m1 m2 डिवाइड बाई m1 + m2, देखा था कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 + k2 लिखा हुआ है, बट यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे a का स्क्वायर है और नीचे a है, वेयर आगे वाले में आपको यहाँ पे a दिखा था और यहाँ पे भी a दिखा था, मतलब a नहीं sm दिखा, km दिखा था, यहाँ पे भी km दिखा था, km नहीं s दिखा था, आई एम सॉरी। तो s दिखा था और k2 की जगह km दिखा था। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर आप कुछ डालते हो तो यहाँ पे उसका स्क्वायर होगा। ये है हमारा पार्ट। और अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बस। अब जो आपने लिंडरमैन पढ़ा है, जहाँ पे कि k1 k2 जो था वो a² हो गया, और डिवाइड में k-1 k + k2, ये याद रखना। नहीं आता तो डिराइव कर लेना। ऐसे में मैं तो सजेस्ट करूँगी कि इसको याद ही रख लो, क्योंकि दिमाग जितना कम टाइम लगाओगे आप एग्जाम में, उतना आपके लिए फ़ायदा है। तो k1 k2 का a², जो कि dp/dt का फॉर्मूला है, हाँ, डिवाइडेड बाई k1 a + k2, ठीक है। अब ये भी बताया मैंने कि इसका फॉर्मूला कहाँ से है, कैसे, मतलब कैसे आपको याद करना है। अब अगर कंसंट्रेशन हाई रहा, हाई कंसंट्रेशन मतलब ये जो ब्रैकेट में आपको जो चीज़ दिखती है ना, उसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसका कंसंट्रेशन हाई रहा तो के को हम इग्नोर मारेंगे, इस के को इग्नोर मारेंगे तो k1 और k1 यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा k2a। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे k1 नहीं है, k-1 है, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं कटेंगी, तो k1 k2 a⁻1 डिवाइडेड बाई k-1, समझ में आया। अब आपको इसका ऑर्डर पता करना है। अब इसका ऑर्डर कैसे पता करोगे, तो ऑफकोर्स इसके पावर में जो चीज़ होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। अब अगर ये इसकी बात करें, अगर कंसंट्रेशन लो रहे तो इसका मतलब क्या है कि k1a जो है ना, इसका वैल्यू काट दो तो बचेगा क्या, k1 k2 a²। तो ये जो होगा ना, ये इसका डिवाइड बाई k2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि इसके पावर में जो भी चीज़ है ये उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक ट्रिक याद करने का तरीका, जिससे आप क्या याद कर सको, लो कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्डर होगा और हाई कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्डर होगा। हाई कंसंट्रेशन में कौन सा ऑर्डर होगा, लो,
और लो कंसंट्रेशन में आपको कौन सा ऑर्डर होगा, हाई। इसका मतलब ये है कि हाई कंसंट्रेशन में आप ज़्यादा चीज़ों को दे दिया जाएगा प्रेफरेंस, ठीक है ना, और लो कंसंट्रेशन में कम। जैसे हाई कंसंट्रेशन में आपको ऑर्डर जो है वो क्या दिया गया है, 1, मतलब कि लोएस्ट ऑर्डर, और लो कंसंट्रेशन में हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट लोअर, इसके बीच में मैं कंपैरिजन बता रही हूँ। हाँ, उसका मतलब ये मत सोचना कि इसमें इससे छोटा ऑर्डर होता नहीं है। तो अब हम जाएंगे कहाँ, देखो यहाँ तक तो हम सीक्वेंस वाइज चल ही रहे थे, पर अगर हम इसको देखें ना, कंडीशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है ना, किस तरह से रेट को एक्सप्रेस किया जाता है, वो थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम, वैसे पढ़ना तो यहाँ से चाहिए था हमको केमिकल काइनेटिक्स, पर मेरा स्टाइल कुछ और ही है, मैं वहाँ से पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी आपको। अब बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स, जब हम जहाँ पे हम रेट को एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। याद रखना कि रेट को एक्सप्रेस करने का 2 तरीका है, एक तो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के टर्म्स में, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना, जब भी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ना, तो याद रखना अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कभी वो क्या बोलते हैं, स्टोइशियोमेट्री नहीं आता। जैसे कि देखो, अब अपीयरेंस अगर पूछे, अपीयरेंस का मतलब क्या है कि जो बन रहा है वो उसका रेट क्या है, और डिसअपीयरेंस का मतलब है कि जो बन के मतलब जो रिएक्ट कर रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट है ना, वो उसका क्या है रेट। तो उसके बारे में अच्छे से समझो कि अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछे, तो आपको किसी भी रिएक्शन का क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उनका रेट लिखना है। कैसे लिखोगे, रेट का मतलब अभी बताया था, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड। अब देखो, जो रिएक्टेंट भी होंगे ना दोस्त, उन सब में आपको माइनस का साइन लगाना है, और जो प्रोडक्ट में होगा उसमें प्लस का साइन लगाना है। अच्छा, अब एक और बात याद रखना कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तब हमेशा याद रखना हर एक इक्वेशन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि ए का जो स्टोइशियोमेट्री है वो क्या है, 2 है, बी का स्टोइशियोमेट्री क्या है, 3 है। अब देखो, आपने ये लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, इसका आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके डिवाइड में आपको क्या लाना है, 2 लाना है, इसके डिवाइड में 3, इसके डिवाइड में 3 लाना है। देखो, आपने डिवाइड में लाया 3, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। हमेशा याद रखना, इस चीज़ को कभी भूलना मत, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, तो आपको इसको स्टोइशियोमेट्री के टर्म्स में लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ स्टोइशियोमेट्री, व्हेयरएज रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस डज नॉट कंटेन स्टोइशियोमेट्री, ठीक है ना। जैसे कि आपने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा था और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा था। मोलर कंडक्टिविटी में NF जो है, मतलब N फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता था, और इक्विवेलेंट में नहीं होता था N फैक्टर, है ना। चीज़ों को रिलेट इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो आगे बात कर लेते हैं, जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन जो है वो फास्ट होती है। तो चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। अब देखो, कभी अगर मान लो कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कि 1A जो 2B और 1C के साथ, मतलब ये है आपका रिएक्शन। आपको अगर पूछा गया कि अगर इनिशियल प्रेशर P0 है, और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो प्रेशर है वो PT हो गया, तो आपको पूछा गया कि अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी कभार आपको रेट कांस्टेंट का प्रेशर के टर्म्स में कभी भी क्वेश्चन पूछ के आ सकता है। आपको इस मूवमेंट में क्या करना है, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, याद रखना, आपको सबसे पहले तो रिएक्शन को फॉर्म करना है। मैं बता रही हूँ, एक स्टेप बता रही हूँ, हर एक पे ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट आपको कोफिशिएंट्स के साथ खेलना है। कैसे करना है, देखो, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था ना, वही इक्विलिब्रियम का चैप्टर का जो एक पोर्शन है, वही चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं। कैसे, देखो, आपने एक रिएक्शन लिख दिया, आपको पता है टाइम 0 पे A0 की वैल्यू क्या थी, मतलब इनिशियल प्रेशर क्या था, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं, इनिशियल प्रेशर पूछा यहाँ पे। आपको प्रेशर के टर्म्स में आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो याद रखना हमेशा ऐसे, मतलब एज इट इज क्वेश्चन आएगा ऐसा, ठीक है ना। आपको बस इसमें नंबरिंग में चेंज कर देगा, और एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए बता रही हूँ, इसको रट लो, इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है ना। अच्छा, बात कर रही हूँ मैं कैसे। देखो, इनिशियल जब टाइम 0 होगा तब प्रेशर P0 होगा, पर जब टाइम T होगा ना दोस्त, तब जो प्रेशर है उसको हम PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, तो जो प्रेशर होगा ना, वो
पी नॉट माइनस पी से घट गया मान लो, मतलब एक्स मान लो या फिर पी भी मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने यहाँ पे पी माना, तो मान लो कि ये पी से घट गया, मतलब हमको नहीं पता ना कितना घटा, तो हमने यहाँ पे जस्ट पी मान लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, अब जितना घटा उतना बनेगा, आपको भी पता है, और उसके स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनेगा वो चीज़। तो अब जो पी बन रहा है उसके स्टोइशियोमेट्री में 2 है तो 2p बनेगा, और यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री में 1 है तो 1p बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर अब हमको क्या करना है, हमको इसका टोटल प्रेशर निकालना है। क्यों निकालना है? देखो, आपको ना कभी कभार ना के की वैल्यू में ना आपको ऐसे ऐसे आंसर्स मिलेंगे। जब आपको के फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे ना, आपको ऑप्शंस में ऐसे आंसर्स दिखेंगे लॉन के साथ, मतलब यहाँ पे आपको लॉन के साथ खिलवाड़ करना है। आपको एक बात पता चलेगा कि यहाँ पे टोटल प्रेशर के टर्म्स में आपको कभी कभार देखने को मिल सकता है चीज़ें, आपको ऑप्शंस में टोटल प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये है, इस टोटल प्रेशर से एक वो निकल के आता है, एविडेंस निकल के आता है कि हमने पहले कहीं ना कहीं तो टोटल प्रेशर को यूज़ किया यहाँ पे, सो दैट हमको ये टोटल प्रेशर मिल रहा है। मतलब हमको आंसर किसके टर्म्स में लाना है, उसके हिसाब से हमको चीज़ों को सॉल्व करना है। इतना प्रोसेस जो है ये तो सबके लिए लागू है। अब क्वेश्चन में आपको अगर टोटल प्रेशर माइनस पी नॉट बोला है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, अगर पी ए का इस्तेमाल किया तो आपको अलग तरीके से करना है। तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के ऑप्शंस में ना टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर को का रिलेशन के हिसाब से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करने को आता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर लिखना है। टोटल प्रेशर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे रिएक्शन में आपने जो एट टाइम टी में जितने भी अपने प्रेशर के टर्म्स यूज़ किए उन सबको ऐड कर दो, मतलब पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी लिख दिया। अब इसको ऐड किया, ये आया वैल्यू। अब देखो, अब इसमें से ना आप x की वैल्यू जो कि हम p लेके चल रहे थे, है ना, तो वही p का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब हमको इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ना दोस्त, के बाई टी इज मतलब के टी इज इक्वल टू लॉन ए नॉट बाई ए एक्स होता है कि ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स होता है कि नहीं होता। तो वही हमने ए नॉट की जगह, मतलब कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का इस्तेमाल किया, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस एक्स। याद रखना, प्रेशर के टर्म्स में भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। जिस तरह से आप कंसंट्रेशन के टर्म्स को सॉल्व करते हो वैसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चन में सॉल्व करने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर आपको टी हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच में अगर आपको रिलेशन आपको पता है क्या है, टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 बाई ए नॉट टू द पावर n-1 था कि नहीं। तो यहाँ पे आप पी नॉट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो भी आपको ए नॉट की जगह पी नॉट का इस्तेमाल करके भी आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना चीज़ों को देख के, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हुई थी, तो मुझे बाद में पता चला ये होता है चीज़, ठीक है ना। अब देखो, अब आपने टोटल प्रेशर लिख दिया, अब इसको आपको निकालना है। क्यों आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में ना आपको पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी, मतलब वो एक्स हम जो लिखते थे ना पहले कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो हमने उस एक्स को पी ही कंसिडर किया, ठीक है ना। तो उस पी को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, टोटल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है और इनिशियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है। तो अगर आप उस पी को शफल करते हो ना, तो आपको ये वाली वैल्यू दिखती है, और इसी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट आउट करना है, और फिर उसके बाद उसका आपका आंसर निकालना है। समझ में आया। अब हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और प्री इक्विलिब्रियम अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो देखो, हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। उस इक्वेशन को देखो अगर आप ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि A2 जो है वो कौन सा रिएक्शन कर रहा है, कि फॉरवर्ड भी कर रहा है बैकवर्ड, मतलब इक्विलिब्रियम में है 2A के साथ। तो ये एक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है, AB2 K1 के साथ रिएक्ट करके CB, मतलब यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस दिख रहे हैं, मल्टीपल स्टेप ऑफ रिएक्शंस दिख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कि आपको अलग अलग आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपको इसको किस तरह से स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से। देखो, याद रखना है इसमें क्या प्रोसेस यूज़ होता है। चीज़ों को ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो, ये हमारा लास्ट पढ़ा हुआ है इस केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक का, चैप्टर का, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है ये, किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, ध्यान से देखो, तो ये है हमारा, आपको क्या करना है, हर एक का जो रिएक्शन है ना, हर एक रिएक्शन में जो भी के का इस्तेमाल किया जा रहा है उन सबको तोड़ तोड़ के लिखना है, मतलब हर एक को अच्छे से कन्वर्ट करो। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कि A2 जो है वो के जब हो रहा है रेट कांस्टेंट, तब वो 2A के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो A2 जो है जब रेट कांस्टेंट किया है तब वो 2A में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2A जो है वो के डैश के टर्म्स में वो A2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 2A जो है वो के डैश में K2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक वैसे ही आपको इसमें भी वही करना है, आपको ये भी नोट डाउन करना है, ये भी नोट डाउन करना है अलग से। यहाँ पे एज इट इज़ नोट डाउन किया हुआ, तो मैंने कुछ किया नहीं, इसको एज इट इज़ कंसिडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, हर एक का आपको क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको पहले रेट लिखना पड़ता है। आपको पता है कि रेट आप क्या, रेट इज़ इक्वल टू
रेट कांस्टेंट टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मत बोलो, ऐसे ही बोलो कि इनिशियल रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो इनिशियल रिएक्टेंट्स कौन से है, यहाँ पे A2 है, तो यहाँ पे आप A2 लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा है, वो मेरी गलती है, तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया, रेट को क्या किया, K डैश मतलब रेट कांस्टेंट टाइम्स ऑफ A टू द पावर 2, है ना। यहाँ पे ये वाला टर्म अगर आपको यूज़ करना है तो इसमें भी देखो आपने इस चीज़ को लिखा यहाँ पे, और फिर आपने क्या किया, रेट का पावर यहाँ पे क्या लिखा हो, K1 टाइम्स ऑफ AB2। यहाँ पे भी आपने वही चीज़ सेम चीज़ की। तो आपको क्या पता है कि आपको सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन में करना है, और अब रेट लॉ एक्सप्रेशन जब आप लिखते हो तो उसमें आप क्या लिखते हो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट्स। पर याद रखना उस रेट में जो आप लिख रहे हो ना रेट लॉ एक्सप्रेशन के राइट हैंड साइड में, वैसे ही रेट को भी आपको चेंज करना है। मतलब रेट को आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको लिखना है रेट में। जो आप रेट इज इक्वल टू K0 लिख रहे थे ना, उसमें जो रेट जो है ना, उस रेट को भी आपको चेंज करना है बाय राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिख रहा है, -dA2/dt, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई। और रेट ऑफ अपीयरेंस तो चलो दिख गया आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को भी आपको स्टोइचियोमेट्री के साथ डिवाइड करना है, तब भी आपको पूरा रेट, आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही नहीं होता, इतना ही नहीं होता रेट ऑफ रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन का रेट बताए पूछा गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको 2 रेट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, 2 रेट ऑफ रिएक्शन दिख रहे हैं। एक तो आपने ये वाला कर दिया इज इक्वल टू ये वाला भी, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, हाफ dA/dt, तो वहाँ पे हमने यहाँ ये भी चीज़ लिख दी। यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको, आप उसको इसके टर्म्स में कर सकते हो, सबको इसी तरह से करना है। यहाँ पे -dA/dt, -dB2/dt, dC/dt और dB/dt, जैसे भी आप, तो इस तरह से आपने चीज़ों को अरेंज कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया जाएगा कि जो आपने लास्ट में, मान लो कि ये A है, ठीक है ना, इस A का, ये जो A लास्ट में जो प्रोडक्ट बना है, इस A का इस्तेमाल करो और इस A को चेंज करो। तो आप किस तरह से चीज़ों को चेंज करोगे, उस तरह से आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। कैसे करना है उस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी आपको क्या समझना है कि हमारे पास एक रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में आपको क्या किया गया है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, कि आपको कंडीशन दिया हुआ है स्टेडी स्टेट का, ये पूरा का पूरा आपको रिएक्शन दिख रहा है। आपको क्या बताया मैंने, हर एक रिएक्शन को आपको तोड़ना है, जैसे A+B K1 से 2C बनाता है, वैसे ही 2C आगे K-1 से A+B बनाते हैं, ये एरो इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने चीज़ों को अरेंज कर दिया कि नहीं। वैसे ही आपको क्या करना है, आगे के भी रिएक्शंस को लिखने हैं, इनमें इसको भी आपको एज इट इज़ लिखना है। लिख दिया आपने, हर एक का आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में उसके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने हैं और इक्वल टू करके रेट लॉ एक्सप्रेशन का टर्म लिखना है। लिख सकते हो कि नहीं, मैंने आपको समझा दिया किस तरह का प्रोसेस है। अब आगे समझो, ठीक है ना। अब इसी को वापस मैं समझाती रहूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको लास्ट में जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो रिएक्शन है जो K2 आपको दिया हुआ है लास्ट में, इस रिएक्टेंट में जो रेट है D का, वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको भी पता है, आप अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाते हो D पे, आपको प्रोडक्ट का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करके। कैसे, देखो, जब आप निकालोगे ना D का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको dd/dt लिखना है, फिर इज इक्वल टू K2 टाइम्स ऑफ C² लिखना है। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अब आपको जो रिएक्शन ऑप्शंस दिखेंगे ना क्वेश्चन में, उसमें ना आपको C नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको कुछ और दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इस C² को ना आपको चेंज करना है, इस C² को हटाना है, एलिमिनेट करना है, इसको सब्सटीट्यूट करना है। क्यों, कैसे, आपको क्या करना है, आपको इस C² का क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि C² की वैल्यू क्या है। और उसी चीज़ के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टेडी स्टेट का। इसका मतलब ये है दोस्त कि आपको क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि आपको भी dd/dt निकालना है, तो K2 C² है, जहाँ पे कि आपको C² का क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, सो दैट आप dd का फॉर्मूला निकाल सको, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ऐसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि K2 AB के अब ठीक है, चलो क्वेश्चन में जो भी दिया हो सकता है, आपको फॉर एग्जांपल आपको मानना है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप जब भी ये कंसंट्रेशन ऑफ C को निकालोगे ना, तो आपको क्या करना है, dC/dt मतलब रेट ऑफ C को क्या कर देना है, 0 मान लेना है।
यही है हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब ये है कि हमको जो भी जिस भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है, उस रिएक्टेंट को आपको क्या करना है, इसे dc/dt करके ज़ीरो कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने dc/dt को ज़ीरो कर दिया। जब आप dc/dt को ज़ीरो करते हो तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलते हैं dc/dt के। अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो आपको dc/dt का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे कि जिसके आगे हाफ लगा हुआ है, इस हाफ को आपको इस तरफ शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे बनेगा 2k1 ab। यहाँ पे भी आपको dc/dt दिखेगा, जहाँ पे कि आपको माइनस में दिख रहा है वो, तो उस माइनस को भी आपको चेंज करना है और ट्राई करना है कि यहाँ पे dc/dt ही लगे। और उसके आगे यहाँ पे आपको ये टू इस तरफ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे भी आपको माइनस में दिख रहा है, तो इस माइनस को इस तरफ लेके जाना है और 2 को इस तरफ, तो आपको लास्ट में ये वाला आंसर मिलेगा। और फिर आपको क्या करना है, इस चीज़ को एज इट इज़ लिखना है और इसको शफल करना है, c² को एक साइड में और बाकी को एक साइड में। इस तरह से आपको c² का वैल्यू निकालना है। इसी c² को आपको कहाँ पे पुट करना है, इस रेट में पुट करना है। इस रेट में अगर आप पुट करोगे तो आपको ये आंसर दिखेगा। इससे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि आपको कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि dd/dt का क्या रिलेशन है, मतलब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका क्या वैल्यू है ए बी का, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। ए और बी के कंसंट्रेशन के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो उसके साथ आपको अगर आप ये वाला आंसर निकाल लोगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। आपका कंडीशन आता है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, उस चीज़ को भी आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है ना। उस चीज़ को समझने के लिए पहले तो आपको इस रिएक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये एक फास्ट रिएक्शन, आपको कभी कभार क्वेश्चन में से फास्ट लिख के देगा, हाँ, ये फास्ट रिएक्शन है, ये फास्ट रिएक्शन है और ये वाला रिएक्शन जो है वो स्लो है। तो फास्ट रिएक्शन में आपको किस तरह से अप्रोक्सीमेशन निकालना है, तो उस अप्रोक्सीमेशन को आप क्या बोलते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। कुछ नहीं, वही सेम चीज़ करना है, बस इस वाले में जो अगर क्वेश्चन में फास्ट दे दिया गया ना, तो वहाँ पे आपको बस एक चेंज करना है कि जो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला रिएक्शन है, ये फास्ट है, तो आपको इसको पहले तो तोड़ना है अलग अलग रिएक्शन में। एक तो K1 है और एक तो K2 है, तो अलग अलग रिएक्शन है, एक K1 एक K2, उन दोनों को लिखना है। अब हर एक का देखो किस तरह से निकालना है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। आपने K1 लिखा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, जैसे प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो K1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। वो जो मास एक्शन आप देखते थे ना इक्विलिब्रियम में, वही चीज़ आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। और फिर आपको इससे क्या मिल जाएगा, K1 की वैल्यू K1 a² और इसका a², K2 ab, है ना। तो इस तरह से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया आपको वही निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे स्लो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्लो वाले का क्या होगा, K3 A2C, आपको भी पता है इसका रेट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का भी इस्तेमाल कर लिया, पर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट अब ये जो है ना A2, अब ये A2 जो है ना वो इंटरमीडिएट है, तो इस A2 को रिप्लेस करना है। कैसे करोगे, इस A2 का इस्तेमाल करोगे, K1 a² हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई A2 नहीं दिख रहा तो इसको लीव करो। अब ये जो A2 है K1 a², इस K1 a² को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो एज इट इज़ वही चीज़ है कि कुछ ऐसा हार्ड है नहीं, तो उस चीज़ को आपने पुट कर दिया, इसके साथ आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब वैसे ही आपको सी को भी यहाँ पे रिप्लेस करना है। कैसे करोगे सी को रिप्लेस, सी को रिप्लेस करने के लिए आप ये वाले रिएक्शन में जाओगे। आपको सबसे पहले तो स्लो स्टेप के रिएक्शंस को लिखने हैं, और फिर हर एक आपको स्लो स्टेप के रिएक्शन में इसको तो आपने रिप्लेस कर दिया। अब सी को कैसे रिप्लेस करोगे, ये देखो, ये वाला रिएक्शन देखो, इस K2 वाले फास्ट रिएक्शन को देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको फास्ट रिएक्शन का इस्तेमाल करके स्लो रेट के इंटरमीडिएट्स को इंटरचेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको अपने ए और बी जो है इन सबको इस तरफ भेज दिया, तो इससे आपको सी का भी वैल्यू दिख गया। तो इसको और इसको पुट करना है और इसमें लिखना है। तो इसको इन सबको अगर आप पुट करोगे तो आपको ये वाला वैल्यू दिखेगा। तो अब आप इजीली क्वेश्चन को रिलेट करके आप जो भी क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में पूछा गया उसको आप सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।